अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 95 नजदीकियां। लैला की नजरें भी अब दरवाजे पर ही टिकी थीं। आने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्थो था। उसे इस तरह सामने देखकर वो कुछ घबरा सी गई। यही नहीं बल्कि पार्थो के साथ उसके पीछे खड़े वेटर ने भी लैला और कबीर को खाना खिलाते देख लिया था। कबीर ने पास ही रखे टिश्यू से हाथ पोंछते हुए कहा, "You should knock on the door before you enter." पार्थो ने कुछ छेपते हुए कहा, "सॉरी, मुझे पता नहीं था कि..." कहकर उसने एक अजीब सी नजरों से लैला को देखा। लैला अपनी जगह पर ही सिमट कर रह गई। तब पार्थो ने पीछे खड़े वेटर को इशारा करते हुए कहा, "ये स्वीट डिश सर्व कर दो यहां भी। और हाँ कबीर, अगर कुछ भी चाहिए तो जस्ट टेल हिम, वो ला देगा।" कहकर पार्थो वहां से चला गया। लेकिन लैला अपनी जगह पर थोड़ी शर्मिंदा सी थी। वेटर स्वीट डिश सर्व करके चला गया तो कबीर ने एक बार फिर से उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाया। लेकिन लैला ने इनकार करते हुए कहा, "मैं खुद से खा लेती हूँ, आप अपना खाना शुरू कीजिए।" कहते हुए वो उठकर अपनी सीट पर चली गई। कबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, "पता है मिस लैला, हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही किसके प्रति होती है?" लैला ने धीरे से रोटियां तोड़ते हुए इनकार में सिर हिलाया। तब कबीर ने कहा, "हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही हमारे जमीर के सामने होती है। अभी पार्थो और उस वेटर ने जो कुछ भी देखा, उसका असर जो उनकी नजर से झलक रहा था, उसे तुम्हें या मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जमीर जान रहा है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर तुम्हें किसी की भी बात से या नजर से परेशान होना ही नहीं है।" कबीर के समझाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि कुछ पलों पहले तक लैला को जो टेंशन हो रही थी, अब वो टेंशन जैसे एकदम से गायब हो चुकी थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, "मैं हाथ धोकर आती हूँ।" कहकर वो गैलरी में चली आई। बेसिन के पास पहुंचने से पहले ही उसे दो लोगों की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। फिर क्या था? जैसे ही साहब ने कूपे का दरवाजा खोला, सामने दोनों हीरो हीरोइन। आय हाय! दूसरे बंदे ने बेचैनी से पूछा, "क्या करते देख लिया तूने?" तो पहले ने कुछ झल्लाते हुए कहा, "इतनी अच्छी किस्मत कहाँ यार, बस हीरो अपनी हीरोइन को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। और भाई, ऐसे हालात या तो कांड से पहले बनते हैं या कांड के बाद। वैसे क्या मस्त लाइफ होती है इनकी भी। बस एक बार अपने देह का समझौता कर लो, चरित्रहीन बन जाओ, और फिर देखो दुनिया भर के मर्द तरह तरह की सुख सुविधाएं लिए कैसे इनके आगे पीछे घूमते हैं।" इतना कहना था कि दोनों के दबे दबे से ठहाके गूंजने लगे। लैला कुछ देर तक वहीं ठिठक कर खड़ी रही। फिर एक गहरी सांस लेकर वो दूसरी तरफ के बेसिन को चली आई। उसके कानों में एक बार फिर से कबीर के शब्द गूंजने लगे थे और उसके मन में जैसे फिर से सुकून उतर आया था। वो हाथ धोकर वापस कूपे में आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कबीर अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। इस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, लेकिन सामने लगे शीशे में उसे दरवाजा खुलने की आहट के साथ ही लैला का चेहरा भी दिख गया था। उसने जल्दी से टी शर्ट डालते हुए कहा, "तुम्हें भी बिना नॉक किए आने की बीमारी लग गई?" ये सुनते ही लैला कुछ झेप सी गई। उसने नजरें नीची किए अंदर आते हुए कहा, "सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा।" फिर कबीर ने उसका चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "कितनी जल्दी रंग बदल जाता है तुम्हारे चेहरे का।" लैला ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस टॉवल में हाथ मुंह पोंछकर अपने बैग से लोशन का पैक निकाला और फिर धीरे धीरे चेहरे और हाथ में रगड़ने लगी। कबीर ने अपना तकिया एडजस्ट करते हुए कहा, "वैसे तुम्हें भी चेंज करना हो तो तुम कर सकती हो। लाइट ऑफ कर दो और चेंज कर लो, मैं इधर घुमा हुआ हूं।" कहकर उसने कूपे की वॉल की तरफ मुंह कर लिया। तब तक लैला के चेहरे पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने कबीर की पीठ पर नजरें टिकाए हुए कहा, "नहीं, कॉटन सूट ही पहन रखा है,
ये वैसे भी कंफर्टेबल ही रहते हैं। उसने कहा तो कबीर वापस उसकी तरफ पलटते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? I mean, कपड़ों में। लैला ने अपने बालों में लगा रबर बैंड खींचते हुए कहा, जो पहनने में सहज लगे। वेस्टर्न आउटफिट्स अनकंफर्टेबल लगते हैं बस। उसके अलावा कुछ भी सादगी भरा ड्रेस अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मुझे साड़ी बेहद पसंद है। ये सुनते ही कबीर ने चौंक कर देखा और कहा, क्या ये अजीब बात नहीं कि तुम्हें साड़ी बेहद पसंद है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी साड़ी में देखा भी होगा। ये सुनते ही लैला ने हंसते हुए कहा, हमारी फिल्म हिट हो जाएगी ना, तब साड़ी ही पहनना शुरू करूंगी। ये कैसी मन्नत हुई भला? मन्नत नहीं है कबीर सर, बस यूं ही मजाक से कह रही हूं। कहते हुए वो ऊपर रखा अपना सूटकेस उतारने लगी तो कबीर की नजर उसकी कमर से नीचे तक आने वाले बाल में उलझकर रह गई, जिसे उसने अभी अभी रबर बैंड की कैद से आजाद किया था। कबीर एकटक उसे ही देखे जा रहा था। तभी लैला उसे कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी। उसे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर सूटकेस उतारती हुई लैला कुछ घबरा सी गई और इसी चक्कर में उसके हाथों से छूटकर पहले उसके सूटकेस से कुछ कपड़े नीचे गिरे और फिर सीधे सूटकेस भी नीचे आ गिरा। लैला ने जल्दी से सूटकेस से कुछ दूर होते हुए जिन कपड़ों को संभालने की कोशिश की थी, वो सब उसकी सीट से लेकर बीच वाले डाइनिंग स्टैंड और कबीर की सीट पर जा गिरे। ओहो! लैला ने एक हल्की सी चीख मारकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी उसकी आंखें बंद ही थी कि तभी कबीर ने उसे पुकार कर कहा, मिस लैला, अगर आपका अब डरना कंप्लीट हो गया हो तो आप अपने कपड़े समेट लेंगी। कबीर की आवाज सुनकर लैला जैसे ही पीछे पलटी, एकदम से शर्मा सी गई। बाकी कपड़ों के साथ साथ उसका एक इनर भी कबीर के सीट के कोने से लटक रहा था। लैला ने झट से झुककर उसे निकालना चाहा, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथों में थामे हुए कपड़े सीधे कबीर के चेहरे पर गिरे। लैला बुरी तरह से बौखलाते हुए कबीर के ऊपर झुककर जल्दी से कपड़े हटाते हुए बोली, सॉरी, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिरे जा रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में उसके घने बालों ने जैसे एकदम से कबीर के चेहरे को ढांप सा लिया। लैला सब समेट कर उठती हुई अपनी सीट की तरफ मुड़ गई, जबकि कबीर के एहसास में लैला के खूबसूरत बालों की खुशबू जैसे बस सी गई थी। लैला सब समेट कर अपनी बर्थ पर लेट गई थी और कुछ ही देर में उसकी आंख भी लग चुकी थी, लेकिन कबीर की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। उसने खिड़की से कर्टन हटाया और चमकती हुई चांदनी में गुजरते हुए मंजर को गौर से देखने लगा। लेकिन अब भी रह रहकर लैला के बालों की खुशबू उसे अब भी आ रही थी। न जाने किस पहर उसकी आंख लग गई। अगले दिन ट्रेन जब सुबह सुबह शिमला पहुंचने को हुई तो लैला जग चुकी थी, लेकिन कबीर को अब तक सोता हुआ देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे जगाए। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक करते हुए कहा, कबीर, जग गया क्या? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। पार्थो की भारी आवाज सुनकर कबीर ने एकदम से उठते हुए अपने आसपास देखा। लैला किसी मूर्ति की तरह सामने बैठी थी। फिर उसने सामने डाइनिंग स्टैंड पर रखी अपनी घड़ी में वक्त देखा तो 7 बज चुके थे। उसने लैला की तरफ नागवारी से देखा और कहा, ट्रेन पहुंचने वाली है और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। मुझे साथ में सेट पर काम न करने देने का इरादा तो नहीं था तुम्हारा? लैला ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तो अभी सोच ही रही थी कि आपको कैसे उठाऊं। कबीर ने उसे कुछ भी नहीं कहा और अपने बैग से शांतनु वाली दाढ़ी निकालकर चिपकाते हुए कहा, अब सफाई दो बस। कहकर वो फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बाहर चला गया। लैला ने जल्दी जल्दी अपने सारे सामान समेटकर अब उतरने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर उसने सामने कबीर का बिखरा हुआ सामान देखा तो उसने जल्दी जल्दी उसकी चीजें भी उसके बैग में भर दी। कबीर जब वापस आया तो सारी चीजें अरेंज देखकर तारीफ भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तो उठाने में देर किया तुमने, इसीलिए उसके बदले में मेरी चीजें अरेंज कर दी ताकि अपनी गलती कॉम्पेंसेट कर सको। लैला उसके मुंह से ये सुनकर हैरान थी।
उसे हैरत हो रही थी कि कबीर उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब कबीर वापस अपने शांतनु वाले गेटअप में आते हुए बोला, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तुम पहले निकल जाना, मैं भीड़ छट जाने के बाद निकलूंगा। ट्रेन रुक चुकी थी। लैला ने अपनी सीट पर बैठे कबीर को एक भरपूर नजर से देखा और बाहर निकल गई। कूपे से बाहर निकलकर उसे क्रू के सारे लोग नजर आ गए थे। एक स्पॉट बॉय ने उसके हाथ से उसका सामान लिया और सभी वेटिंग रूम में आ गए। वहां पार्थो ने बताया कि अभी उन्हें रिसीव करने गाड़ी बस पहुंचने ही वाली है। अभी वो लोग चाय पी ही रहे थे कि तभी किसी ने पार्थो को आकर खबर दी, चंद्रा साहब आ गए हैं सर। ये सुनते ही पार्थो ने सबको तैयार होने का इशारा किया और फिर तभी वेटिंग रूम में 3-4 लोगों के साथ चंद्रा साहब ने एंट्री ली। चंद्रा साहब 6 फीट की हाइट और उम्र में लगभग 40 साल के शख्स थे, जिन्हें एक नजर देखकर ये समझा जा सकता था कि ये कोई रॉयल पर्सनालिटी है। चंद्रा साहब के आते ही पार्थो ने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें गले लगाते हुए कहा, अरे चंद्रा साहब, देखिए फाइनली मैं अपने पूरे क्रू के साथ आपकी रियासत में फिल्म बनाने आ ही गया। चंद्रा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है पार्थो साहब आपका। कहते हुए उसकी नजर लैला पर पड़ी और जैसे कि उसकी नजर झपकना ही भूल गई, उसने सिर से पैर तक लैला का आंखों ही आंखों में जायजा लेते हुए कहा, ओहो लैला रॉय। लैला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़कर उन्हें हेलो कहा तो चंद्रा ने कहा, अरे मैम, धन्य भाग्य हमारे कि आप हमारे शहर में आए हुए हैं। पार्थो ने जब देखा कि चंद्रा की नजरें लैला से हट ही नहीं रही तो उसने एकदम से कुछ ऊंची आवाज में कहा, चलो टीम, चलो चलो, चलकर गाड़ी में बैठो। ये सुनते ही जैसे चंद्रा को भी अपनी हरकत का ख्याल आया, उसने भी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने आदमियों से कहा, मैडम और सर के लिए गाड़ी एंट्री गेट पर ही ले आओ। उसका ऑर्डर सुनते ही वो लोग तेजी में वहां से निकल गए। तब तक पार्थो की नजरें अब कबीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। कुछ ही देर में चंद्रा के कहने पर लैला पार्थो और उसके साथ पार्किंग एरिया में चली आई। एक बड़ी सी बस स्टाफ को लेकर जा चुकी थी। अब 2-3 कारें बची थीं जिनमें इन लोगों को जाना था। चंद्रा ने जैसे ही आगे बढ़कर एक कार का दरवाजा खोला, अंदर पहले से ही फ्रेंच कट दाढ़ी वाला कोई बंदा बैठा हुआ देखकर वो चौंक सा गया। जी आप कौन? तब पास खड़े अश्विन ने धीरे से चंद्रा के कानों में कहा, इस के। ये सुनते ही चंद्रा ने मुस्कुराकर उसका नाम लेना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अश्विन ने उसे धीरे से कहा, सर उनका नाम मत लीजिए। अभी चंद्रा उसकी बात का कुछ जवाब देता कि तभी अंदर से कबीर ने कहा, मिस लैला आप इसी कार में बैठिए। चंद्रा उसका रौब देखकर कुछ उलझन में पड़ गया था। उस पर जब उसने लैला को अपने साथ बैठने के लिए कहा तो उसे कुछ और बुरा लग गया। कहाँ तो चंद्रा के मन में एक ख्याल चल रहे थे कि पिछली सीट पर वो लैला के साथ बैठेगा, और कहाँ कबीर ने इनडायरेक्टली उसे दूसरी कार में बैठने के लिए कह दिया था। चंद्रा ने एक फीकी सी मुस्कुराहट देखकर कुछ पीछे हटते हुए कहा, जी जरूर, आइए ना लैला मैम। लैला कुछ झिझकते हुए कबीर की बगल वाली सीट पर बैठ गई और चंद्रा आगे वाली गाड़ी में पार्थो के साथ जा बैठा। उसने गाड़ी में बैठते ही पार्थो से पूछा, ये लैला और के दोनों कपल हैं क्या? तब पार्थो ने चंद्रा को एक नजर देखते हुए कहा, फिल्म इंडस्ट्री में कपल शायद ही कोई होता है चंद्रा साहब, बाकी सब मतलब के यार होते हैं। ये सुनकर चंद्रा को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी हसीन लड़की के लिए तो कोई भी मतलब का यार बनने को तैयार हो जाए। हमारे जैसे राजा तो तरसे बैठे हैं ऐसे हुस्न के लिए। तब पार्थो ने एक मिस्टीरियस सी स्माइल देते हुए कहा, क्या पता आप तरसना न पड़े, मौका भी है और दस्तूर भी। मेहमान है वो आपकी, ऐसे में मेहमान नवाजी तो बनती है आपकी तरफ से। कहकर उसने धीरे से आंख दबा दी
और दोनों ही ठहाका मारकर हंसने लगे। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।